नीतिकार चाणक्य ने कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए उसका पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है। इतिहास में दर्ज यह पंक्तियां मौजूदा परिवेश में भी प्रासंगिक हैं। विशेषकर यह पंक्तियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों की हकीकत बयां करती हैं, जहां हर पल संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों भारत चीन के रिश्तों में भी तल्खी नजर आई। अपनी आदत से मजबूर चीन ने एक बार फिर विवादित नक्शे की चाल चली। हालांकि चीन का यह पैंतरा नया नहीं है, इससे पहले भी कई दफा वो नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। इसी कड़ी में चीन ने अपना नया नक्शा जारी कर एक बार फिर इस बात को हवा दी है। चीन ने अपने नए मानचित्र में भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को अपना बताया। साथ ही प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदलकर दावा किया कि यह हिस्सा दक्षिण तिब्बत है। वहीं चीन के इस कुटिल कदम को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसी कोशिश की है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य अंग है और सदैव रहेगा। मनगढ़ंत नाम निर्दिष्ट करने के प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन के इस विवादित नक्शे की पृष्ठभूमि क्या है। चीन बार बार विवादित नक्शे की चाल क्यों चलता है और साथ ही इन सब का भारत संग चीन के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। आज की इस चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले विवाद की जड़ को समझ लेते हैं। विश्व की 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में दशकों से सीमा विवाद है। हालांकि विवाद के साथ साथ भारत चीन के रिश्ते का इतिहास भी गहरा है। इस बात के प्रमाण हैं कि चीन की शांगझोउ सभ्यता और भारत की वैदिक सभ्यता के बीच 1500 से 1000 ईसा पहले वैचारिक और भाषाई आदान प्रदान मौजूद था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक सिल्क रोड या रेशम मार्ग की दक्षिणी शाखा चीन के शियान शहर को और भारत के पाटलिपुत्र शहर को जोड़ती थी। पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने इस ऐतिहासिक रेशम मार्ग से चीन की यात्राएं की थीं। इसी प्रकार चीनी तीर्थयात्रियों ने भी भारत की यात्राएं की। इनमें वेनसांग, शुंगयुन, फाहियान, इत्सिंग और जुआन जैंग जैसे चीनी यात्रियों का नाम सबसे प्रसिद्ध है। सदियों पुराने ये रिश्ते आधुनिक दौर तक का सफर करते हैं, जहां एक तरफ साल 1947 में भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाई, तो दूसरी ओर 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बनकर उभरा। 50 के दशक में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन अधिक समय तक नहीं टिक पाए। साल 1962 में हुए युद्ध ने दोनों देशों के आपसी संबंधों में खटास पैदा की। रिश्ते ऐसे बिगड़े कि उनका प्रभाव आज भी नजर आता है। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का निपटारा नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में बीते दिनों चीन ने अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर वहां 30 स्थानों के नामों को मानकीकृत किया है। 6 स्थानों की ऐसी पहली मानकीकृत सूची 2017 में जारी की गई थी। उसके बाद 2021 में 15 स्थानों की सूची, 2023 में 11 स्थानों की तीसरी सूची जारी की गई थी। चीन का यह मानचित्र विवाद केवल भारत के साथ ही नहीं, बल्कि इसमें वियतनाम, फिलीपींस, रूस और ताइवान जैसे देश शामिल हैं। पहले जारी किए गए मानचित्र में चीन ने वियतनाम के पेरासेल द्वीप समूह, फिलीपींस के स्कारबोरो शोल और स्प्रैटली द्वीप समूह को अपना हिस्सा बताया। इन सब के बीच दोनों देशों की सीमा क्षेत्र की बात करें तो भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है, जिसे 3 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख, मध्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। दोनों देशों के बीच अधिकतर विवाद पश्चिमी और पूर्वी सेक्टर में रहता है। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। इसके पीछे चीन का तर्क यह है कि साल 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने ये समझौता किया था, तब वो वहाँ मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है, इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। यही कारण है कि अब तक दोनों देश LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण नहीं कर पाए हैं। हालांकि बतौर शांति समझौते के साल 1993 में LAC को लेकर हस्ताक्षर किए गए थे,
जिसमें बल प्रयोग के त्याग, एलएसी की मान्यता और बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे के समाधान का आह्वान किया गया था। इसके साथ ही एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौते पर साल 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें एलएसी पर असहमति को हल करने के लिए गैर आक्रामकता, बड़े सैन्य आवागमन की पूर्व सूचना देने और मानचित्रों के आदान प्रदान करने की प्रतिज्ञा की गई थी। लेकिन चीन अपने मानचित्र में बदलाव कर हर बार टकराव की वजह बनता है। वहीं भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह एक अलग राज्य के रूप में वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया। साल 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। पूर्व में स्थित अंजाव से लेकर राज्य के पश्चिम में स्थित तवांग तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के 1126 किलोमीटर के इलाके के पास चीन की गतिविधियों के निरंतर बढ़ते रहने की बात सामने आने लगी। हालांकि सैन्य विवाद के बाद दोनों देश इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। भू राजनीतिक से इतर दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की बात करें तो चीन में मंदी और आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी में कमी नहीं आई है। और वस्तुतः मात्रा की दृष्टि से वर्ष 2021-22 में चीन से भारत का आयात कोविड पूर्व स्तर से व्यापक रूप से अधिक ही रहा है। साल 2020-21 और 2021-22 में भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी क्रमशः 16.53% और 15.43% के उच्च स्तर तक पहुंच गई, जबकि इन्हीं वित्त वर्षों में क्रमशः 6.7 और 7.31% की आयात हिस्सेदारी के साथ यूएई भारत के लिए आयात का दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय उठापटक के बीच चीन के नक्शे की चाल के लिए जानकार कहते हैं कि चीन इन नक्शों को जारी कर कोई बड़ा संदेश नहीं देना चाहता, बल्कि बस पड़ोसियों को उलझाए रखना चाहता है। वहीं अमेरिका जैसे देश जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं, उन्हें यही बताना चाहता है कि अब चीन भी उस स्थिति में है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना कर सके। जैसे कि 2016 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा अनक्लोज के तहत चीन के 9 डैश लाइन को खारिज कर दिया गया था, लेकिन चीन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। अगर देखा जाए तो इस नक्शे का प्रभाव कुछ नहीं होगा। सभी देश अपने अपने नक्शे जारी करते रहते हैं, पर इसका अर्थ उन क्षेत्रों पर उनके दावे को मान्यता मिलना नहीं होता। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों रूस आतंकवादी हमले का शिकार हुआ, जिसके बाद रूस ने सुरक्षा की दिशा में कड़े कदम उठाए। हालांकि इसी बीच रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वह तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के लिए काम कर रहा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान को लेकर रूस ने कहा है कि यह एक ऐसा देश है जो हमारे बगल में है और किसी न किसी तरीके से हम उसके साथ संवाद करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के नेतृत्व वाली विदेशी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता में लौट आया, लेकिन अब तक उन संगठनों की सूची में बना हुआ है जिन्हें रूस आतंकवादी के रूप में नामित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वार्ता चर्चा का केंद्र बनी है। दोनों शक्तियों के बीच ताइवान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिका चीन के आपसी रिश्ते में बढ़ते तनाव को रोकने पर जोर दिया। बता दें कि साल 2023 के नवंबर महीने में कैलिफोर्निया में शिखर सम्मेलन में दोनों नेता की बातचीत हुई थी। सम्मेलन के बाद यह पहली बार है जब बाइडेन और जिनपिंग के बीच यह सीधी बातचीत हुई है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में अमेरिका के टॉप अफसर मंत्री जेनेट येलेन और एंटनी ब्लिंकन चीन की यात्रा पर जाएंगे। उत्तर कोरिया अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है। इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया लंबे समय से अधिक उन्नत हाइपरसोनिक और ठोस ईंधन प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसकी मिसाइलें दक्षिण कोरियाई अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली को बेअसर करने और अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य अड्डों का मुकाबला करने में सक्षम हो सके। आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइलें तेज होती हैं और उड़ान के बीच में पैंतरेबाजी कर सकती हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और रोकना कठिन हो जाता है।
तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं सवाल। चीन द्वारा हालिया जारी किए गए नक्शे के क्या मायने हैं? विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।